एक स्टूडेंट मूवमेंट, एक इमरजेंसी, एक आरटीआई लॉ, या फिर दलित राइट्स की लड़ाई और पॉलिटिकल पार्टी का रोल। सोच रहे होंगे इन सब में कनेक्शन क्या है? कनेक्शन है, उसका नाम है डेमोक्रेसी। आज हम इस चैप्टर में उन्हीं टॉपिक्स को अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो हे एवरीवन, मैं हूं साहिल दीवान, AK सीजन। आप देख रहे हैं मैट्रिक इंग्लिश मीडियम, आपका अपना चैनल, बिहार का पहला चैनल जो कंप्लीटली बेस्ड है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। अगर आप भी इंग्लिश मीडियम, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे सबसे फास्ट, सबसे ईजिएस्ट मेथड में आपको सभी चीज़ें बताया जाता है ताकि एग्जाम में आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। चलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इसको बजा डाला, लाइव झिंगा डाला। हम लोग सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया, हमें लगाना था पॉलिटिकल बुक, बट मैं यहाँ पे कवर ही गलत लगा दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको 1 मिनट में सही कर देता हूँ। हाँ, तो ये रहा आपका पॉलिटिकल साइंस का सिविक्स का बुक, SCERT इंग्लिश मीडियम। जिनके पास नहीं है कोई टेंशन नहीं है, बुक लेने का कोई ज़रूरी नहीं, हमारे नोट्स काफ़ी रहेंगे। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड चैप्टर नंबर 3 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस 2 चैप्टर नंबर 2 एंड 3 से हर साल बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव। क्या चैप्टर नंबर 1 में नहीं पूछा जाएगा? पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है। और हाँ, कल आप लोग रेडी रहिए, कल आप लोगों का टेस्ट है। जिनके पास क्रैकर बैच है, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 के टेस्ट होने वाले हैं एजुकेट ऐप पर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं, फिर समझते हैं क्या चीज़ें हैं, क्या नोट्स हैं, सभी चीज़ों को। चैप्टर नंबर 3 आपके SCERT में है। चैप्टर का नाम है कॉम्पिटिशन एंड कॉन्टेस्टेशन इन डेमोक्रेसी। आखिर इसका मतलब क्या होता है? कॉम्पिटिशन समझ रहे हो, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की बात हो रही है ना। वो लोग जीतने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए एक दूसरे को कॉम्पीट करते हैं। जैसे आप लोग, जब आप लोग बैच में होंगे, टेस्ट दोगे, तो एक दूसरे को कम्पीट करके कौन सबसे अच्छा स्कोर ला सकता है, ये हो गया कॉम्पिटिशन। ओके, नेक्स्ट क्या है? कॉन्टेस्टेशन। ये क्या होता है? लोग, ग्रुप या पॉलिटिकल पार्टीज जो बेसिकली पॉलिसीज और डिसीजन को चैलेंज करे, अपोज करे, उसको बोलते हैं कॉन्टेस्टेशन। चैप्टर क्लियर है ना? ओके, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चीज़ें। आखिर क्या है चैप्टर? हालांकि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें सीखने मिलेगा, मज़ा आएगा इस वीडियो से। बिल्कुल ईयरफोन लगा लो या ईयरबड लगा लो, जो है लगा लो, नहीं लगाना मत लगाओ, वीडियो को फास्ट करो, बहुत अच्छा लगेगा, टेंशन खत्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो चीज़ लिखने बोलेंगे वो चीज़ आप लोगों को लिखना है। डेमोक्रेसी हैज़ बिकम स्ट्रॉन्गर बिकॉज ऑफ मास स्ट्रगल। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, मास स्ट्रगल की वजह से स्ट्रांग हुई है। When the people in power and the people who wants power compete each other, यानी डेमोक्रेसी में जो लोग ऑलरेडी पावर में हैं यानी रूलिंग पार्टी, और जो लोग पावर में आना चाहते हैं यानी अपोजिशन, उनके बीच में जो कंपटीशन होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपटीशन इन डेमोक्रेसी। डिफाइन करने अभी तक नहीं आए 2 नंबर में, लेकिन तुम रेडी रहो कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंपटीशन इन डेमोक्रेसी, ठीक है, या व्हाट डू यू मीन बाय। तो ये बस तुम एक समझ सकते हो, इस हिसाब से क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं। चलिए, समटाइम पीपल कम टुगेदर टू आस्क फॉर देयर राइट विदाउट मेकिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज कॉल्ड मास मूवमेंट और पब्लिक मूवमेंट। कभी कभी लोग अपने राइट्स के लिए बिना कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाए एक साथ आ जाते हैं, आवाज़ उठाते हैं। उस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली पीपल्स मूवमेंट, मास मूवमेंट, है ना। फॉर एग्जांपल अभी CJP, कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो ये क्या हो गया? एक पब्लिक मूवमेंट हो गया, है ना। कोई ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, सबका गोल क्या है? एक है ना, एजुकेशन के खिलाफ, है ना, एजुकेशन को बेहतर करने के लिए ये प्रोटेस्ट किया जा रहा था, है ना। ओके, खिलाफ नहीं, मतलब जो पॉलिसीज है, सिस्टम है, उनके खिलाफ। चलिए आ जाते हैं। In democracy, political parties, pressure group and mass movement put pressure on the government to solve problems, people problem and meet their demands. देखो, डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, प्रेशर ग्रुप इन अपोजिशन बोल सकते हो, या फिर मास मूवमेंट
ये सब क्या है, गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाते हैं ताकि गवर्नमेंट लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करे। अगर गवर्नमेंट को तुम आवाज़ नहीं उठाओगे, गवर्नमेंट को नहीं बोलोगे, तो वो तो अपना काम करते रह जाएगी, आपका कोई सुनने वाला होगा नहीं, है ना। ओके, जैसे उतने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी भी कुछ सुना नहीं जा रहा है ना। ओके, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है, एक बात का बात है, ठीक। ओके, तो इसीलिए प्रेशर ग्रुप या पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन इसलिए होते हैं ताकि उनको अपोज कर सके, उन पर प्रेशर बना सके ताकि प्रॉब्लम सॉल्व करे, डिमांड्स जो उन्होंने वादा किया था उनको फुलफिल करें। ठीक है, समझ में आ गया, आ जाते हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग मास स्ट्रगल के बारे में जानते हैं। आप लोग अभी कॉलेज में तो नहीं है ना, बस आगे जब जाओगे तब मास बंक सुनोगे, है ना, कि सब मिलके कॉलेज ही नहीं जाते या फिर क्लास ही नहीं जाते, उससे अटेंडेंस काउंट नहीं होता है ना। मतलब अगर एक लोग जाएंगे तो अटेंडेंस बन जाएगा, तो सबका अटेंडेंस लो हो जाएगा। तो मतलब मास बंक मतलब फुल्ली बंक करो पूरा क्लास, है ना, जितने भी लोग हैं सब बंक करो। अब आता है उसी से एक है मास स्ट्रगल, रेफर टू द कलेक्टिव एफर्ट्स, है ना। ओके, एन एक्शन ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, from different section of society to achieve common goal such as political, economic, social rights, है ना। Okay, it typically involve protest, demonstration and strike। बहुत आसान से समझो, मास स्ट्रगल क्या होता है, सिंपल सा मतलब सोसाइटी का डिफरेंट सेक्शन, बहुत सारे लोग किसी कॉमन गोल, सीजीपी प्रोटेस्ट, कॉमन गोल क्या है ना, एजुकेशन सिस्टम को सुधारना, है ना। ये बहुत सारे कॉमन गोल्स हो सकते हैं। जैसे तुम अपने एरिया में रहते हो जहाँ पे बिजली नहीं आती है या फिर सड़क नहीं बना हुआ, एक टाइम आता होगा, है ना, कुछ साल भर तो तुम लोग सहन कर लेते होगे, लेकिन जब फूट जाता है गुस्सा कि नहीं भाई अब तो नहीं सहा जा रहा, चलो अब रोड में चलते हैं, तो सबका मेन गोल क्या होता है कि हाँ, या तो अगर रोड नहीं है तो रोड के खिलाफ, मतलब रोड ठीक करवाना है, बिजली नहीं है तो अभी जैसे अभी गर्मी का टाइम है तो लाइट्स प्रॉब्लम होते होंगे आसपास में, है ना, देखते ही होंगे। तो ये सब चीज़ें सब लोग प्रोटेस्ट में जाते हैं, है ना, कलेक्टिव इफर्ट लगाते हैं, सबका थिंकिंग या कॉमन गोल क्या है, सिंपल सा अचीव करना, जो भी प्रॉब्लम है उनके साथ डील करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफाइन करते हैं मास स्ट्रगल, है ना। ओके, आपसे ये 2 नंबर में पूछा जा चुका है, क्या समझते हैं मास स्ट्रगल से। सिंपल सा इससे समझो कि एक कलेक्टिव एफर्ट होता है, इतना लिखना है, कोई लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल से, इससे क्या होता है अलग अलग सोसाइटीज़ से आते हैं, लेकिन उनका बेसिकली मुद्दा क्या है, एक कॉमन गोल रहेगा। अगर सबका अलग अलग गोल रहेगा तब तो फिर कुछ नहीं होगा, है ना। एक में रहेगा तो फिर प्रेशर बढ़ेगा, लोग जुड़ेंगे, है ना, लोग ज़्यादा होंगे, ठीक। बाकी जैसे देखोगे अलग अलग जो रेवोल्यूशन हुआ, चेंजेस आए, है ना, किसके कारण, सबका एक कॉमन गोल हो गया, तब तो फिर दिक्कत है। अगर सबका अलग अलग गोल होगा तो फिर किसी का नहीं होने वाला, है ना। ये फिर इन्वॉल्व प्रोटेस्ट वगैरह होता है, डेमोन्स्ट्रेशन होता है, स्ट्राइक वगैरह होता है। चलिए, अब क्या रोल है मास स्ट्रगल का डेमोक्रेसी में, है ना, क्या जरूरी है ना, यही सोच रहे होगे। देखो, मास स्ट्रगल बेसिकली हेल्प करता है गवर्नमेंट को बताने के लिए, है ना, जो आपका प्रॉब्लम्स है, आपको क्या ज़रूरत है, क्या डिमांड्स है, ये सभी चीज़ गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचेगा। आपको क्या लगता है, आपने पोस्ट डाल दिया पहुंच गया, है ना, वो रील नहीं है जो पहुंच जाए, और अच्छे खासे मुद्दे होंगे जो इधर उधर के मुद्दे पहुंच जाएंगे, वो पहुंच सकता है, मीम्स पहुंच सकता है, लेकिन जो अच्छे मुद्दे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो देख के भी अनदेखा कर दिया जाता है ना। तो इसीलिए वो प्लेटफॉर्म अदा करता है ये आपका, ठीक है, हेल्प करता है मास स्ट्रगल, है ना। ओके, यहाँ पे क्या है, पीपल प्रोटेस्ट अगर रॉन्ग गवर्नमेंट पॉलिसीज, कुछ ऐसे पॉलिसीज आते हैं जिससे लोगों को लगता है नहीं भाई ये गलत है ना, करप्शन के खिलाफ अलग अलग चीज़ें, है ना। तो बेसिकली ये लीडर को रिस्पॉन्सिबल कराया जाता है कि आप अपने वर्क के लिए, अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होइए, अकाउंटेबल होइए। तो ये रोल अदा करता है मास स्ट्रगल, है ना। ओके, चलिए, मास स्ट्रगल बेसिकली इनकरेज करता है लोगों को कि आप भी पार्ट बनिए डेमोक्रेसी का, है ना। ओके, सिर्फ आपने वोट दे दिया, है ना, वो आपका काम नहीं है, आपका काम ये भी है कि आप हक के लिए आवाज़ उठाएं, है ना। आपने वोट दे दिया बस आपका काम खत्म, है ना, यही सोचते हैं, नहीं, आपको आवाज़ उठाना है ना। इनकलाब जिंदाबाद, आवाज़ दो हम एक है, इस तरीके से नहीं बस आपने बोल दिया पोस्ट कर दे कोर्स, नहीं, आपको जाना पड़ेगा मुद्दे तक, है ना, लोकेशन पे जाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, इससे क्या होता है, ये पब्लिक मूवमेंट बेसिकली गवर्नमेंट के जो लॉज है उनको चेंज कर सकता है, न्यू रिफॉर्म्स ला सकता है, एंड
जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है या पब्लिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। जैसे कुछ भी आपने प्रॉब्लम देखा होगा, कहीं पे भी प्रॉब्लम देखा होगा, आसपास स्टूडेंट आके बैठ गए होंगे कि नहीं भाई साहब अब तो हम नहीं जाएंगे, हमारा मांगे पूरी करो, ठीक है, यही सब चीज़ें चलता है। इसी को हम लोग क्या होता है, मास स्ट्रगल। तो क्या रोल रहता है डेमोक्रेसी में, समझ में आ गया है ना। एक प्लेटफॉर्म देता है प्रॉब्लम सॉल्व का, डिमांड्स पूरा करना है ना, गवर्नमेंट को बताना, लीडर को बताना कि आपका क्या काम है, आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब चीज़ें प्रदान करता है ये मास स्ट्रगल, है ना। ओके, रोल समझ में आ गया। तो यहाँ से तुमसे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय मास स्ट्रगल एंड व्हाट आर द रोल ऑफ मास स्ट्रगल इन डेमोक्रेसी। समझ में आ गया, एक अच्छे खासे मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे, इस बात को याद रखिए। इतने जो क्लासेस करा रहे, रिसेंट एग्जाम हुआ तो पता चल ही गया होगा कि जो चीज़ बता रहे आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ PYQ ही करना इंपॉर्टेंट नहीं है बिहार बोर्ड में, है ना, PYQ के बाद भी दुनिया है। चलिए अब एक न्यू टॉपिक, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं। तुम्हें मालूम है, हमें मालूम है कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947। फिर रिपब्लिक कब हुआ, गणतंत्र कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को, है ना। ओके, फिर धीरे धीरे वर्क करते गए हमारा क्या, डेमोक्रेसी स्ट्रांग होते गया। इन 19th सेंचुरी मैनी मास मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया। 19th सेंचुरी की बात करें, बहुत सारे मास मूवमेंट स्टार्ट हुए थे। क्यों, ताकि लोगों को अवेयर कर सकें, किसके बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, है ना, सोशल रिफॉर्म्स के बारे में। और बेसिकली हम लोग इनकरेज कर रहे थे लोगों को किसके अगेंस्ट लड़ने के लिए, ब्रिटिश के अगेंस्ट। अगर वहाँ पे मास स्ट्रगल नहीं होता, लोग एक दूसरे के साथ एक कॉमन गोल के साथ नहीं होता, तो क्या आज हम लोग आज़ाद हो पाते, बिल्कुल नहीं हो पाते, है ना। लोग आए कि हाँ भाई हमें आज़ाद होना चाहिए, है ना, हमें आज़ाद होना पड़ेगा, सबको लड़ना पड़ेगा। अगर सब लोग एक नहीं होते तो फिर ये नहीं हो पाता, इसीलिए मास स्ट्रगल जरूरी है। बैकग्राउंड हिस्ट्री दे रहा है आपका, है ना। ओके, ये मूवमेंट बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाता है इन इंडिया, है ना। पीपल को बताया गया कि आपका क्या राइट्स है, आपका क्या ड्यूटीज़ है एंड आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है डेमोक्रेसी में, है ना। ओके, बेसिकली हम लोग छोटी छोटी चीज़ें पढ़ रहे हैं, इसको लिखने का ज़रूरी नहीं है ना, बस अपना मास स्ट्रगल क्या रोल है ये चीज़ लिखिए, काम खत्म। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इमरजेंसी इन 1975। डेट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। हालांकि मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था बट आवाज़ नहीं आने की वजह से फिर से हमें रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो देखो 1975 में इमरजेंसी लगा, क्यों लगा, कौन लगाया, आखिर क्या रीज़न था, सब कुछ जानेंगे। तो तुम इसको पढ़ने से पहले मैं तुम्हें छोटा सा स्टोरी समझाता हूँ, क्योंकि अगर ये तुम पढ़ लोगे ना, जैसे SCERT की बात करें, आपके बुक में इमरजेंसी के बारे दिया हुआ है, फिर जो बैकग्राउंड में चल रहा था वो बाद में दिया गया है, इससे क्या होता है समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो तुमको मैं अभी एक शॉर्ट स्टोरी समझाता हूँ ताकि तुम जब ये पढ़ेंगे बिल्कुल तुम्हें क्लियर हो जाएगा, है ना। पहले कुछ चीज़ समझा देते हैं। ये जो है 1970s की बात हो रहा है ना। इमरजेंसी के दौरान, है ना, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, जिसको आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, अपकमिंग एग्जाम में थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनाना हो तो पूछ देगा कि आयरन लेडी के नाम से किसको जाना जाता है, इंदिरा गांधी। वो प्राइम मिनिस्टर थे, है ना। ओके, इस बात को याद रखिएगा। उन्होंने जीता 1971 का जनरल इलेक्शन। बेसिकली ये 5th जनरल इलेक्शन हो रहा था और बिकम अ पावरफुल लीडर। एक बात याद रखना, थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है बट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे अगर पूछा जाए कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ, तो 1951 से 1952 के बीच में, है ना। लेकिन इस जनरल इलेक्शन, ये 5th जनरल इलेक्शन है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। आखिर इमरजेंसी क्यों लगाया उसके बारे में भी चीज़ें जानेंगे, है ना। कुछ बेसिक स्ट्रक्चर चेंज करना चाहा कॉन्स्टिट्यूशन का, जिससे लोग परेशान हो गए। उन्होंने बेसिकली अपोजिशन को स्टॉप कर दिया, रोक दिया, जितने गवर्नमेंट को कंट्रोल कर दिया। उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर किया 25 जून 1975। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट याद रखिएगा। क्या हुआ था, उन्होंने जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना, उसको सस्पेंड कर, जब ये इमरजेंसी लग गया तो सस्पेंड हो गया। जो मीडिया था या न्यूज़पेपर था वो फ्रीली कुछ भी पब्लिश नहीं कर सकता है। जितने भी अपोजिशन थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, जेल में भेज दिया गया, है ना। और इस पीरियड में बेसिकली जो डेमोक्रेसी क्या है, वीक, कमज़ोर हो गया था। लेकिन कहानी क्या है, थोड़ा सा
और तरीके से समझते हैं, ताकि आखिर ऐसा हुआ क्या था, है ना। ओके, मास रोल ये सब तो पढ़ पे करेंगे, लेकिन तुम बेसिक ओवरऑल कहानी सुनो, क्योंकि अब रिसेंट में इसमें बहुत तामझाम चीज़ें चल ही रहा है। अगर तुम थोड़े बहुत न्यूज़ वगैरह अवेयर होगे, है ना, तो ये एक अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। क्योंकि देखो बिहार बोर्ड पे तो एक चीज़ है, तुम अगर बिहार बोर्ड को समझने की कोशिश करोगे तो होता ये है कि कोई रिसेंट टॉपिक चल रहा है, ठीक है, और उससे रिगार्डिंग कोई पोर्शन आया, तो जो एग्जामिनर है या क्वेश्चन जो बनाने वाला है, तो उससे चीज़ें कनेक्टेड क्वेश्चंस पूछेंगे, है ना। अब तुम्हें समझाते हैं कि हुआ क्या। देखो 1971 कहानी सुनो, कुछ नहीं। 1971 में जनरल इलेक्शन हुआ, ठीक है, हुआ। इंदिरा गांधी ने जीत हासिल की, अच्छा कर ली, लेकिन उनके अगेंस्ट जो इलेक्शन लीडर थे या जो लड़ने वाले थे, उन्होंने बेसिकली कोर्ट में जाके बोला कि जो इलेक्शन जो है ये सही ढंग से नहीं हुआ, इसमें गलत हुआ है, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रॉपरली नहीं हुआ, कुछ एलिगेशंस लगाए, जिसके कारण इलाहाबाद कोर्ट ने इंदिरा गांधी 1971 इलेक्शन को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। इलेक्शन जीती, लेकिन यहाँ तो कोर्ट ने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। जब देखी कि ये तो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, उसी दौरान उस दौरान क्या हो रहा था, उससे पहले की थोड़ा सा बात है, ड्यूरिंग इमरजेंसी से पहले बात हो रहा है, इनके खिलाफ ये तो हो ही रहा था, उन्होंने कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया और सिचुएशन भी प्रॉब्लम वाला हो गया। और अपोजिशंस और जो जयप्रकाश नारायण, जिनके बारे में हम लोग अभी जानेंगे, है ना, ये लोग मूवमेंट चला रहे थे कि इंदिरा गांधी को रेजिग्नेशन देना होगा, डिमांड कर रहे थे। ये सब चीज़ें इंदिरा गांधी के खिलाफ मूवमेंट स्टार्ट हो गया, सब चीज़ें जब होने लगा, तब बेसिकली इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को एमरजेंसी बेसिकली डिक्लेयर कर दिया गया, है ना। ओके, जिससे क्या हो गया, जो भी प्रोटेस्ट चल रहे थे वो सबको तो जेल में डाल दिया गया, है ना, फिर कोई उनके खिलाफ बोल नहीं सकता। ये सब चीज़ें स्टोरी था बेसिकली इन शॉर्ट 1975 का, है ना, समझ में आ गया। ओके, लेकिन तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा जान के जाओ जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ओके, जो बिहार बोर्ड से रिलेटेड हो, या फिर तुम आगे जो भी एग्ज़ाम दोगे, बीपीएससी यूपीएससी में जाओगे तो फिर भी पूछा जाएगा, या फिर तुम जितने भी डीएलएड वगैरह करोगे 10th बाद, जनरल कॉम्पिटिटिव में याद रखना। देखो फंडामेंटल राइट्स जो है सस्पेंड हो गए थे, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन है, इमरजेंसी, है ना। ओके, अच्छा, इससे पहले एक टाइप बता दें, इमरजेंसी सिर्फ ये नहीं होता है आपका, ये इमरजेंसी यही फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है, एक प्रेसिडेंट रूल होता है, यानी स्टेट इमरजेंसी, ये सब भी कुछ कुछ होते हैं, बस यही एक इमरजेंसी नहीं है। ओके, कुछ हम तुम्हें ये बताने वाले थे कि इमरजेंसी के दौरान तो सब कुछ आपका सस्पेंड हो गया था, लेकिन एक दो ऐसा आर्टिकल है जो सस्पेंड नहीं होगा कभी भी, है ना। तो याद रखना, आर्टिकल 20 एंड 21 जो है ये कभी सस्पेंड नहीं होगा, है ना, इस बात को याद रखेगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, है ना, यानी ड्यूरिंग इमरजेंसी ये जो राइट्स है अंडर आर्टिकल 20 एंड 21 सस्पेंड नहीं होगा, ठीक है। ओके, इस बात को याद रखिएगा, अगर हो सकता है तो पूछ ले, तो ये सब चीज़ें याद रखना। 20-21 हमको तो याद ही रखोगे, 21 बस, है ना। ओके, चलिए और कुछ चीज़ें बता दें। हाँ, एक चीज़ एक्स्ट्रा में लिख लो जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, कि आपसे पूछेगा इमरजेंसी किस आर्टिकल में है, तो याद रख लेना 352, है ना, ये आर्टिकल लिख रहे हैं, याद समझ जाना, आर्टिकल की बात कर रहा है। आर्टिकल 352 में किसके बारे में आपका दिया गया, इमरजेंसी के, नेशनल इमरजेंसी के बारे में दिया गया, है ना। फाइनेंशियल इमरजेंसी 360, ये सब चीज़ें आपको बताएंगे जब हम लोग डिकोड करेंगे, अभी बिल्कुल इस हिसाब से बता रहे हैं। अब आते हैं चीज़ें, क्या रोल था मास मूवमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी। अभी हम लोग पढ़े, जो बहुत सारे पीपल हैं वो अगेंस्ट इमरजेंसी के, हाँ बिल्कुल। चलिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज थे, सोशल ग्रुप्स थे, वो लोग आए और किसके अपोज में, गवर्नमेंट के अपोज में, है ना, एक मूवमेंट बनाए, फिर इसको फर्दर एक मूवमेंट बनाया गया, किसके ये एक पार्टी बनाया गया, क्या, जनता पार्टी मूवमेंट, ठीक। ओके, फिर 1977 में इलेक्शन हुआ जिसमें कांग्रेस पार्टी हार गई, है ना। ओके, तो याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि फर्स्ट टाइम नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट कब आया पावर में, तो याद रखिएगा जनता पार्टी आया, है ना। ओके, नाम याद रखिएगा, जनता पार्टी, 1977, इंपॉर्टेंट है 1977 जनता पार्टी। पूछेगा इनमें से कौन सा फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट पार्टी है, तो याद रखिएगा जनता पार्टी। इस चैप्टर के लास्ट में आपको 6, 7, 8 पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ने होंगे जो इम्पॉर्टेंट है, उनके फाउंडर, उनकी डेट्स
है ना, उनसे रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट लीडर्स पढ़ने होंगे, है ना। ओके चलिए, ये सब चीज़ें चल ही रहा है ना। ओके समझ में आ गया कि हाँ इमरजेंसी लगा, फिर ख़त्म हुआ, फिर फर्स्ट टाइम आपका नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट पार्टी आया 1977, जीता कौन, आपका जनता पार्टी, है ना। हालांकि और थोड़ा इसको डिटेल में देख सकते थे, यहाँ पे आगे आएगा, ठीक है, ये सब चीज़ें आगे और आएगा, देख रहे हो यही है बिहार बोर्ड में कि इधर उधर चीज़ें हैं। चलिए अब आते हैं क्या इंपॉर्टेंस है स्ट्रगल इन डेमोक्रेसी, क्या इंपॉर्टेंस है मास स्ट्रगल का। कंट्रोल गवर्नमेंट पावर, ठीक है, ताकि मिसयूज़ ना करें। पब्लिक पार्टिसिपेशन इससे इंक्रीज होता है ना। ओके, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है ना। बेटर डिसीजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए, प्रोटेक्ट पीपल राइट्स, ठीक है। ओके, और कुछ ग्रुप्स, और बेसिकली स्ट्रेंथ मिलता है डेमोक्रेसी में। तो पूछ सकता है कि क्या इंपॉर्टेंस है मास स्ट्रगल इन डेमोक्रेसी अलग से, तो यही से तुम जो आगे पढ़े थे वहीं से तुम लिख सकते। ओके, अब आते हैं मास मूवमेंट इन बिहार, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर लिख लो, ठीक है। ओके, अब जो हम लोग अभी यहाँ पे आज़ाद करा के आगे, मतलब उनको जिता के आगे, तो इसके पहले ही की बात करें, जीतने से पहले के बारे में, आखिर बैकग्राउंड स्टोरी क्या था, है ना, आखिर ऐसा क्यों हुआ। देखो बैकग्राउंड स्टोरी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जब 1971 में जनरल इलेक्शन हुआ, ठीक है, कांग्रेस पार्टी जीती, उन्होंने बेसिकली कौन लीड करा था, इंदिरा गांधी। वो पावर में आई एक स्लोगन के साथ, गरीबी हटाओ। इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि गरीबी हटाओ किसने स्लोगन दिया, तो कांग्रेस पार्टी। इस बात को याद रखिएगा, ठीक, याद रखिएगा। लेकिन ये तो स्लोगन दिया, लेकिन कंडीशन जो है कंट्री का वो इम्प्रूव नहीं हुआ, है ना। गरीबी हटाओ ये नारा दे दे के पावर में तो आई, देखते हो जो इलेक्शन से पहले बहुत सारे नारा दिया जाता है, तो ये चीज़ें हैं, ठीक, ओके। लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए इंडिया में, क्यों, क्योंकि हुआ ये, बहुत सारे रिफ्यूजेस आने लगे, है ना, बांग्लादेश से, या रिसोर्सेस की चीज़ें प्रेशर बढ़ने लगा, है ना। ओके, दूसरा क्या कारण था आखिर ये इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस में, इंटरनेशनल ऑयल क्राइसिस होने लगा, प्राइस पेट्रोल और डीजल का बढ़ने लगा, और मानसून, पुअर मानसून के कारण से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, इन्फ्लेमेशन, करप्शन, फूड शॉर्टेज, ये सभी चीज़ें होने लगा, जिससे लोग क्या हुए, नाखुश हुए। जब ये चीज़ें हुआ तो धीरे धीरे गवर्नमेंट से ट्रस्ट ही उठ गया, है ना। ओके, ये सब बेसिकली कारण बने आगे जाकर के। फिर उसके बाद बिगिनिंग ऑफ बिहार मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है। आपके 2 नंबर पूछता है कि स्टूडेंट मूवमेंट, बिहार स्टूडेंट मूवमेंट के बारे में पूछता है। इन मार्च 1974, डेट याद रखेगा, स्टूडेंट इन बिहार, जो बिहार के स्टूडेंट थे, ये अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ बेसिकली एक मूवमेंट छेड़ गया। क्यों, क्योंकि वो लोग खुश नहीं थे, क्योंकि करप्शन हो रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा था, प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो रहा था, ठीक है। ओके, ये सब चीज़ें चल रहा था। लेकिन उस मूवमेंट को क्विकली पॉपुलर तब मिला जब आए सपोर्ट में जयप्रकाश नारायण। इन्होंने एक स्लोगन दिया, टोटल रेवोल्यूशन, है ना, या संपूर्ण क्रांति, हिंदी में बोले तो संपूर्ण क्रांति। किसने दिया, जयप्रकाश नारायण। जब इस मूवमेंट को लीड करने लगे तो ये मूवमेंट और ज़्यादा फेमस हो गया, है ना। ओके, बेसिकली इनको रिक्वेस्ट भेजा गया था, फिर ये लोग आए, है ना, बिल्कुल पीसफुल, नॉन वायलेंस, है ना। ओके, लेकिन ये सिर्फ बिहार में ही नहीं रहा, क्योंकि सभी इंडिया में सभी जगह प्रॉब्लम्स हो रहे थे, तो पूरे इंडिया में ये सब चीज़ें, ये नेशनल मूवमेंट बन गया। फॉर एग्जाम्पल अभी के हिसाब से अगर तुमको नॉर्मल समझना है, सीजेपी, पहले तुमको लगा था एक कोई पार्टी बनेगा इंस्टाग्राम में, आज इतने सारे लोग, या अलग अलग पार्टीज या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लोग आएंगे, टीचर्स आएंगे, या अलग अलग लोग आ रहे हैं ना, एक नेशनल मूवमेंट टाइप हो रहा है ना। ओके, ये सब चीज़ें तभी हो रहा था। ओके, आखिर ऑब्जेक्टिव क्या, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि बिहार स्टूडेंट मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको किस तरीके से लिखना है, उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पूछे तो जयप्रकाश नारायण क्या चाह रहे थे, टोटल रेवोल्यूशन, यानी संपूर्ण क्रांति चाह रहे थे। वो क्या चाह रहे थे कि सोशल लाइफ बेसिकली बेटर हो, फेयर सोसाइटी बने, इकोनॉमिक पॉलिसीज इंप्रूव हो कंट्री का, है ना, पॉलिटिकल सिस्टम ऑनेस्ट होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, है ना, और बेसिकली कांग्रेस गवर्नमेंट बेसिकली को रिमूव होना चाहिए इन बिहार, ठीक है। ओके, फिर ऑल ओवर, फिर धीरे धीरे तो इंडिया में ही हो गया, है ना, ट्रू डेमोक्रेसी विदाउट करप्शन एंड डिक्टेटरशिप, ये सब चीज़ें चल रहा था, ठीक। ओके, समझ में आ गया। तो ये सब चीज़ें चल रहा था ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। फिर इमरजेंसी लगा, सबको वापस से
जेल भेज दिया गया। लेकिन फिर जब सब चीज़ें ख़त्म हुआ, जो आगे थोड़ा और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे आगे पढ़ोगे किधर है, नहीं मतलब सिंपल सा तुमको समझा रहे। अब फिर जब सब चीज़ें हो गया, फिर लास्ट में ये लोग जब जीत गए तब सब चीज़ें सही हो गई, नॉन कांग्रेस पार्टी फर्स्ट टाइम आया। अब क्या इम्पैक्ट पड़ा नेशनल इमरजेंसी का 1975? सबसे पहले बिहार स्टूडेंट मूवमेंट स्प्रेड हुआ अदर पार्ट में, जितने भी रेलवेज, फार्मर, वर्कर सभी लोग इस मूवमेंट में ज्वाइन हो गए, है ना। आगे उसी की ही बात कर रहे हैं। फिर 1975 को जयप्रकाश नारायण ह्यूज पब्लिक मीटिंग बैठाए, कहाँ, रामलीला मैदान दिल्ली में। क्या चाह रहे थे? रेजिग्नेशन ऑफ इंदिरा गांधी। उससे पहले कहानी समझे। हाँ, आर्मी, पुलिस, गवर्नमेंट जितने भी एम्प्लॉयज़ है उनको बोला भाई साहब इसका बात मत सुनो, इनका ऑर्डर मत सुनो, ये बेसिकली रखा गया। फिर तभी उसके रिस्पॉन्स में इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, 25 जून 1975 को क्या कर दिया, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया, है ना। ओके, ये सब चीज़ें था, ठीक है। और बहुत सारे जैसे जेपी हो गया यानी जयप्रकाश नारायण एंड बहुत सारे अपोजिशंस को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। तो देख लो मतलब आपके SCRT में कहाँ कहाँ चीज़ें हैं, बट मैं तुम्हें फिर से एक सीक्वेंस में बता देता हूँ ताकि कहानी तुम समझ जाओ। समझा दीजिए। हम लोग इमरजेंसी लगने से पहले क्या स्टोरी रहा, सिंपल सा, जब इलेक्शन हुआ तो वहाँ पे कुछ घोटाला हुआ, है ना। वहाँ इलाहाबाद कोर्ट किया गया, इलाहाबाद ने बोला कि ठीक है एक काम करो, इसको इनवैलिड करार दो, इनवैलिड करा दिया, टेंशन बढ़ा, ठीक है। और इधर लोग क्या चाह रहे थे कि नॉन कांग्रेस क्योंकि वहाँ डिक्टेटर चेंज करेगा तो सबके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, सब कुछ कर दिया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज चाह रहे थे, है ना। तो लोग प्रोटेस्ट में आए, है ना, सपोर्ट है। जैसे जयप्रकाश नारायण, इन्होंने अलग अलग जगह जाकर के मूवमेंट रखा, जैसे सबसे फेमस बिहार स्टूडेंट मूवमेंट, है ना, आपके बिहार में इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ओके, फिर ये सब चीज़ें हुआ, फिर बहुत सपोर्ट मिला, इनफैक्ट फार्मर का जितने भी लोग थे सब लोग आए, वो लोग रामलीला मैदान में रखें, ठीक है। जब देखे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, लोग आपस में मतलब एकजुट हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक काम करते हैं इमरजेंसी लगा देते हैं, उससे क्या होगा, जितने भी मूवमेंट है वो सप्रेस कर दिया जाएगा, है ना। ओके, चलो यही गलती ले डूबा फिर, ठीक, ओके, समझ में आ गया ये सब चीज़ें। अब आते हैं आगे, इससे क्या समझे बिहार मूवमेंट से कि अगर शो दैट पीपल हैव अल्टीमेट पावर इन डेमोक्रेसी। इससे क्या समझ आया कि डेमोक्रेसी में अल्टीमेट पावर है ना। ओके, और ये भी बता दिया गया कि मास स्ट्रगल फोर्स इवन स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर टू स्टेप डाउन, ठीक है। आज जो या फिर जो भी बोलते हैं ना कि कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, अगर मास स्ट्रगल हो जाए तो कोई भी पार्टी हो, कोई भी स्टेप डाउन हो सकता है, ठीक है। ओके, इससे क्या होगा, डिफेंड हुआ हमारा डेमोक्रेसी, स्पेशली ड्यूरिंग क्राइसिस के दौरान। अगर तुमसे पूछे व्हाट आर द मेन रीजन ऑफ स्टूडेंट मूवमेंट इन बिहार, तो सिंपल से इतना याद रखना, कब हुआ था, लीड कौन किया गया था, रीजन प्राइस बढ़ रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, ये सब चीज़ें थे। ये सिंपल से आप 2 नंबर में लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे। अभी ऊपर ही पढ़ के आए, बस ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपके सामने रखें, ये सब चीज़ें पढ़ा। अब आते हैं हम लोग कुछ रीजनल मूवमेंट्स के बारे में, है ना। ओके, रीजनल मूवमेंट एंड आइडेंटिटी मूवमेंट बेसिकली बेस्ड अलग अलग इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी, अलग अलग जगह कुछ कुछ मूवमेंट हुआ था, वहाँ पे भी आपको मास स्ट्रगल देखने मिलेगा, जहाँ पे देखो लोग एकजुट होकर के एक कॉमन चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, है ना। ओके, इससे क्या होगा, हेल्प किसको, जो पर्टिकुलर रीजन के लोग हैं उसको हेल्पफुल मिलेगा, हेल्प मतलब उनके नीड्स को फुलफिल करेगा, उनको हेल्प मिलेगा, ठीक। ओके, डेमोक्रेसी और ज़्यादा फेयर होगा, इंक्लूसिव होगा, है ना। और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं लोकल लेवल पे वो बेसिकली उसको गवर्नमेंट देख सके, अटेंशन मिल सके। अब तुम्हारे घर में या तुम्हारे आसपास मोहल्ले में अब बात तो डायरेक्ट सरकार तक जाएगा नहीं, तुम्हारा चाचा विधायक है नहीं, है ना। इसीलिए वो चीज़ें मास स्ट्रगल से होता है ना। लोग जुटे हैं, क्यों जुटे हैं, न्यूज़ आएगा, न्यूज़ पहुंचेगा, इंस्टाग्राम में पोस्ट होगा, इधर उधर पोस्ट होगा, तब ना लोग जानेगा, है ना। तो मास स्ट्रगल ज़रूरी है। ओके, चलो, मास स्ट्रगल से अच्छा मार्क्स बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये रहा आपका क्वेश्चन बैंक इंग्लिश मीडियम में सभी सब्जेक्ट के। अभी ऑलरेडी एप्लीकेशन प्रोवाइडेड है, चैप्टर वाइज चीज़ें, स्पेशली लैंग्वेज पर। SST साइंस के लिए आपके लिए ये बोर्ड बूस्टर वन ऑफ द बेस्ट। इसके सामने मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ज़्यादा बोलेंगे तो तुम लोग ज़्यादा ही बोल रहे हैं। सैम्पल पेपर, सेंटर पेपर, डिकोड, ठीक है, सॉरी PYQ विथ फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, इतना चीज़ें करनी नहीं, रटनी नहीं बोल रहे हैं। मैं आपको सिर्फ 5 एपिसोड कराऊंगा, 4 से 5 एपिसोड साइंस SST आपको करा दिया जाएगा डिकोड। उसके बाद मैं आपको फ्री टाइम दूंगा कि जाओ अब किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर उठा के बना लो, आपसे बन जाएंगे, इतना गारंटी दे रहे हैं।
तो ये बुक सिंपल सा परचेज कर सकते हो। सिंपल सा 399 ही अभी तक प्राइस है। इस नंबर पर मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आपको क्रैकर बैच मिलेगा। क्रैकर बैच में सभी सब्जेक्ट के नोट्स, TPP, चैप्टर वाइज, डिकोड सीरीज, माइंड मैप सीरीज, टेस्ट सीरीज एंड एग्जाम में जो लास्ट में सेट वाइज सीरीज होता है, सभी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगा। सिर्फ 399 में जाओ, फटाफट से व्हाट्सएप मैसेज करो और ज्वाइन करो, कहीं देर ना हो जाए, है ना। सभी चीज़ें प्रिपरेशन पूरे साल भर, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे। इस बुक का प्रिंट आउट करा सकते हैं, 130 अराउंड लगते हैं। प्रिंट आउट आप लोकल मार्केट से करा सकते हैं। बस इतना कर लीजिएगा, काफ़ी रहेगा। चलिए अब आते हैं कुछ रीजनल मूवमेंट। सबसे पहले आते हैं चिपको मूवमेंट। यहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव या फिर दोनों। चलिए, चिपको मूवमेंट एक पीसफुल नॉन वायलेंस मूवमेंट है। पूछता ऑब्जेक्टिव कैसा मूवमेंट है? नॉन वायलेंस। ये बेसिकली कहाँ है? उत्तराखंड में। तभी जब था, तब जो ये हुआ था, तब बेसिकली ये पार्ट था उत्तर प्रदेश का। अब तो अलग हो गया, इसलिए अभी कहाँ ये उत्तराखंड में पड़ता है। अगर ऑप्शन में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड रहे तो किसको टिक करोगे? ऑब्वियसली उत्तराखंड टिक करोगे, है ना। ओके, इस बात को याद रखिएगा, उत्तराखंड टिक कीजिएगा, है ना। ओके, क्या एम था? बेसिकली एम ये था, चिपको मूवमेंट नाम से समझ में आ रहा है। हाँ, प्रोटेक्ट करना। किसको? फॉरेस्ट को। फॉरेस्ट को काटा जा रहा था तो उनको बचाने के लिए ये मेन एम था इस मूवमेंट का। स्पेशली वुमेन जो है, सब अपने घरों से, विलेजेस की बात हो रही है ना, उत्तराखंड की बात हो रही है, सब लोग आए, पेड़ से लिपट गए, है ना, ताकि कॉन्ट्रैक्टर लोग जो पेड़ कट कर रहे थे उसको रोक सके, है ना। क्यों रोक रहे थे? क्योंकि पेड़ ही वोट देता है, उनको खाना देता है, प्रोटेक्ट करता है सॉइल को, है ना। ओके, और इसको लीड कौन किए थे? याद रखना, सुंदरलाल बहुगुणा, जो ऑलरेडी हम लोग इकोनॉमिक्स में इनके बारे में पढ़े थे, है ना। हु लीड चिपको मूवमेंट, तो याद रखिएगा, है ना। ओके, और गौरा देवी, एक इनका भी नाम याद रखेगा, ठीक है। हो सकता है पूछ दे कौन सपोर्ट में थी, ऑप्शन में बस ये ना दिखे तो बस जा बिहार बोर्ड क्वेश्चन ही गलत दे दिया। नहीं, गौरा देवी भी इनके साथ में थी, तो याद रखेगा। आपको अगर चिपको मूवमेंट 2 नंबर में डिफाइन करने दे दे तो आप यही लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगर ज़्यादा डायग्राम बनाना नहीं, इसमें डायग्राम मत बनाना, ठीक है। ओके, चलो अब आते हैं ताड़ी विद्रोह आंदोलन। ये दूसरा मूवमेंट, ठीक। ओके, ये किस लिए हुआ था? ये एंटी अल्कोहल मूवमेंट, है ना। ओके, अलग अलग प्लेसेस में, लेकिन स्पेशली इन आंध्र प्रदेश। तो पूछता है कि एंटी ताड़ी विद्रोह मूवमेंट बेसिकली कहाँ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश। इस बात को याद रखिएगा, है ना। कब? 1990s। ताकि ये क्यों हुआ था? जो बैन कर सके प्रोडक्शन, जो भी लोकल लेवल पे, है ना, ताड़ी वगैरह जो है ना, जो शराब वगैरह बनाए जाते थे उन पे बैन लगाना, है ना। क्योंकि अल्कोहलिज्म गांव में हो रहा था, सोशल इश्यूज बना था, डोमेस्टिक वायलेंस, गरीबी, हेल्थ प्रॉब्लम, है ना। शराब पी के आके घर पे मार पीट करता था, सोशल प्रॉब्लम होता था, है ना, गरीबी, है ना, ये सब चीज़ें हो जाता था, हेल्थ प्रॉब्लम होता था। इसीलिए वुमेन ने ऑर्गेनाइज किया प्रोटेस्ट, और ये लॉ को, मतलब ये उनके जो भी पोर्टल्स वगैरह थे, जो भी चीज़ें थे, शॉप थे, उनको बॉयकॉट किया गया और सब कुछ तोड़ दिया गया। तो ये भी एक मोमेंट है। क्यों फेमस हुआ? मास स्ट्रगल है ना। ओके, अब कोई एक वुमेन जाती तो होता नहीं ना। ओके, समझ में आ गया कहाँ से है? ये चीज़ याद रखिएगा, ये भी हो सकता है सब्जेक्टिव में पूछ ले। ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा? कौन था लीड, बेसिकली मतलब कहाँ पे हुआ था। ओके, इस बात को ज़्यादा याद रखिएगा। थर्ड, नर्मदा मूवमेंट, सेव नर्मदा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसी को इंग्लिश में अगर इंग्लिश टाइप में दे दे तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। ओके, ये स्टार्ट कब हुआ? 1980s की बात है। बेसिकली डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, किस रिवर पे? नर्मदा रिवर पे। स्पेशली कहाँ? कौन सा? सरदार सरोवर डैम, है ना। पूछ देगा कि सरदार सरोवर डैम कहाँ पे है, तो नर्मदा रिवर, ठीक है। ओके, इस बात को याद रखिएगा, ठीक। ओके, क्या था इसका एम? क्या था इस मूवमेंट का? जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था एक लार्ज डैम, ठीक है, एंड प्रोटेक्ट द पीपल लिविंग इन देयर। देखो, अगर कोई डैम्स बनना हो तो जितने भी लोग हैं आसपास, उसको क्या करना पड़ेगा? अलग अलग रिहैबिटेशन, उनका सेटलमेंट, रीसेटलमेंट के लिए जगह चाहिए, है ना। वैसा तो कुछ किया नहीं किया था, है ना। ओके, बहुत सारे लोग, ट्राइबल्स लोग परेशान थे, उनको घर छोड़ना था, है ना। ओके, ये सब चीज़ें थे, तो इसीलिए इनके खिलाफ बेसिकली मूवमेंट रखा गया था। लीड कौन किया था? मेधा पाटेकर, विद द सपोर्ट ऑफ अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय शायद आपके क्लास 10th में इंग्लिश में कोई चैप्टर है इनके बारे में, आई थिंक, शायद, अगर मुझे जहाँ तक याद हो। अगर ना भी अरुंधति रॉय तो क्लास 12th में इनका चैप्टर आएगा,
अगर आ गया तो अच्छी बात है, अगर 10th में हो तो वो भी बता देना अरुंधति रॉय के बारे में कुछ है कि नहीं। 10th में कोई इन्होंने स्टोरी या कुछ लिखा था, ये नहीं हो तो 12th में हो, इतना याद है, ठीक है। ओके, तो याद रखिएगा मेधा पाटेकर किसके सपोर्ट से, अरुंधति रॉय के सपोर्ट से ये चीज़ें लीड की, है ना। ओके, और डिमांड रखी कि आप इनके रीसेटलमेंट का इंतज़ाम कीजिए जो लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, ठीक। ओके, ये आपका तीसरा मूवमेंट था। बेसिकली ये रीजनल मूवमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। टॉपिक पढ़ा हमने, क्या टॉपिक देखा, देख लो फिर से एक बार। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रीजनल मूवमेंट एंड डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए अब फोर्थ की बात करें, दलित पैंथर। ये सभी जो है आपका ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी करा रहे हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, समझ रहे हो ना। ओके, आ जाते हैं। दलित पैंथर्स मूवमेंट जो है ये स्टार्ट हुआ 1970 से। क्यों, प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ दलित्स, यानी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, स्पेशली इन महाराष्ट्र, इंपॉर्टेंट है। ये मूवमेंट इंस्पायर्ड हुआ किससे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्यों इनसे इंस्पायर्ड हुए, क्योंकि उन्होंने लड़े थे कास्ट सिस्टम के खिलाफ, है ना। ओके, चलिए उन्होंने अपलिफ्टमेंट किया, है ना, दलित उनके लिए वर्क किया, ठीक, इसीलिए उनसे इंस्पायर होकर के उन्होंने बनाया, ठीक है। तो पूछ सकते हैं किनसे इंस्पायर होकर के बना, ये सब चीज़ें पूछ सकता है। दलित पैंथर बेसिकली कहाँ के लिए, कहाँ स्पेशली किस स्टेट के लिए, तो महाराष्ट्र, किस के लिए, तो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, है ना। दलित पैंथर किस लिए बनाते, ये सब चीज़ें, है ना। ओके, क्योंकि दलित जो है अनटचेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन, इनजस्टिस, बहुत सारी चीज़ें को सामना करना पड़ा था, इसीलिए इन्होंने एक मूवमेंट रखा, ठीक है। ओके, 1972 एजुकेटेड दलित यूथ फॉर्म दलित पैंथर ऑर्गेनाइजेशन इन महाराष्ट्र, ताकि फाइट कर सके, लड़ नहीं सके, मतलब वो नहीं लड़ना, है ना, इक्वालिटी के लिए, है ना, समानता के लिए, ठीक, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है, राइट टू इक्वालिटी। समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं फार्मर्स के बारे में। इंडियन फार्मर यूनियन, जिसको हिंदी में यानी आपके एग्जाम में भारतीय किसान यूनियन के नाम से जानते हैं। ये सब्जेक्टिव में भी देगा, ऑब्जेक्टिव में भी। जितने भी पॉइंट्स 2 नंबर 1 नंबर ऐसे समझो, तुम इस हिसाब से कर लो कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाए, मतलब वही पॉइंट्स को ही लिख देना, सब्जेक्टिव के फॉर्म में आपको मार्क्स मिल जाएगा। ओके, चलिए इसके बैकग्राउंड स्टोरी के बारे में जानते हैं। देखो, फार्मर जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, जैसे क्रॉप्स में कमी, प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो रहा, मार्केट चेंज हो रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वगैरह आ रहा, प्रॉब्लम्स हो रहा था, है ना। ग्रेन रेवोल्यूशन हेल्प तो किया फार्मर, कहाँ के, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, लेकिन फिर भी बहुत सारे फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आए, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली एक यूनियन बनाया जिसका नाम है भारतीय किसान यूनियन, याद रखिएगा। उनका बेसिकली काम ये था कि भारतीय किसान यूनियन, यानी इसको शॉर्ट में BKU बोलते हैं, ठीक है, फॉर्म हुआ ताकि प्रोटेक्ट कर सके राइट्स किसके, फार्मर को। उनका डिमांड ये था कि हायर गवर्नमेंट प्राइस फॉर वेट एंड शुगर केन, ठीक, ओके, चीप एंड रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी, सस्ता और रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी मिल सके, लोन वगैरह स्मॉल फार्मर को मिल सके, है ना। ओके, पेंशन वगैरह फार्मर को दे, है ना, ट्रांसपोर्टेशन फ्री कर दे, है ना। ओके, ये सब चीज़ें था उनका डिमांड। लीडर कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट है, महेंद्र सिंह टिकैत। ये बेसिकली चीफ यानी प्रमुख, कभी कभी ना आपके एग्जाम में पूछ देता है ये भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख कौन थे, इंग्लिश में भी ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, प्रमुख कौन थे, तो याद रखिएगा महेंद्र सिंह टिकैत, ठीक है। और अच्छा, इनके कन्वीनियर कौन थे, तो आपका UD वीर सिंह। ये 2 नाम आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे अगर इनके बारे में जिक्र हुआ तो, ठीक है। ओके, प्रोटेस्ट हुआ, रैलीज बने, है ना, जेल भरो आंदोलन हुआ, फिर बहुत सारे इन 1888 बहुत सारे पीपल्स जो फार्मर्स थे गैदर हुए मेरठ में, ठीक है। हाई इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बहुत ज़्यादा था, है ना, इलेक्ट्रिसिटी रेट बहुत ज़्यादा था, तो उनके खिलाफ बेसिकली प्रोटेस्ट हुआ, है ना। ओके, इनको फिर सपोर्ट मिला गया, ठीक है। ओके, सतकरी संगठन से ऑफ महाराष्ट्र। तो ये बेसिकली एक मूवमेंट हुआ था, ठीक है। आपको याद रखना है कौन लीडर थे, क्या रीज़न था, है ना, डिमांड क्या था उनका, ये समझ आ गया कि लो क्रॉप्स मार्केट, ये सब चीज़ें था, क्या डिमांड था, कौन लीडर था, ठीक। ओके, क्या इंपॉर्टेंट रहा, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रुप बने, है ना। ओके, फार्मर के जो प्रॉब्लम्स थे नेशनल लेवल तक लेके गया, है ना। ओके, गवर्नमेंट को फोर्स किया, आप सोचो बेटर सपोर्ट्स के बारे में, है ना, जिसको MSP के नाम, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना, इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स आप लेके आओ, लोन्स वगैरह प्रोवाइड कराओ, सोसाइटी इन सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी फॉर फार्मर, ये सब चीज़ें आप लेके आओ। ये सब क्या दिखाता है कि पीसफुल प्रोटेस्ट कैन ब्रिंग
चेंज इन डेमोक्रेसी। कोई नॉन वायलेंस नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। ये सब क्या दिखा रहा है, आपका जो पीसफुल प्रोटेस्ट है ये चेंज ला सकता है किसमें, डेमोक्रेसी में। समझ में आ गया? ओके, ये भी मूवमेंट के बारे में पढ़ लिए। अब आते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अपकमिंग डेज में एग्जाम में देखोगे इनके बारे में बहुत अच्छा खासा आता है, तो 2 नंबर में याद रखिएगा। सबसे पहले ये बेस्ट एग्जाम्पल है सक्सेसफुल पीपल मूवमेंट इन इंडिया। ये बेसिकली लोकल मूवमेंट से स्टार्ट हुआ, फिर आगे जाकर के एक नेशनल मूवमेंट बन गया। किसके लिए? ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट। ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, जो नहीं है सब भूल गए अपने मोरल चीज़ें। ठीक, ओके। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? राइट टू इन्फॉर्मेशन, भीम तहसील राजस्थान। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन आखिर होता क्या है? आपको जानने का अधिकार है, ठीक है, कि आपका पेमेंट, आपने जो चीज़ें दिए हैं, है ना, गवर्नमेंट को आपने टैक्सेस दिए, उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है आपको जानने का। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिस में जाए, आप कुछ पेपर मांगे नहीं दे रहा है, तो आपके पास आरटीआई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है कि आप जान सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? ओके, कहाँ से स्टार्ट हुआ? भीम तहसील। हुआ ये था कि विलेजर्स जो है वो कॉपी मांग रहे थे सैलरी पेमेंट रिकॉर्ड के, है ना। ठीक, क्योंकि वहाँ पर करप्शन चल रहा था, ये सब चीज़ें हो रहा था, लेकिन सुना नहीं गया, तो ये प्रोटेस्ट बना। फिर धीरे धीरे चेंज आया, और ऐसा चेंज आया कि पंचायत राज एक्ट आ गया, और पीपल अलाउड टू गेट कॉपीज फॉर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। इसके आने के बाद ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आप मिल सकता है, उसका कॉपीज मिल सकता है। पहले नहीं देता था, पेपर दिखाएंगे तो करप्शन धरा जाएगा, इसीलिए। ठीक है, ओके। और नेशनल इम्पैक्ट क्या हुआ? आपका आरटीआई कमेटी फॉर्म हुआ, यानी नेशनल आरटीआई कमेटी फॉर्म 1996। ठीक है, ओके। फ्रीडम, ये भी याद रख सकते हो, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल पास हुआ, लेकिन बहुत इफेक्टिव नहीं हुआ। ठीक है, और इंट्रोड्यूस किया गया आरटीआई को, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन को, कब इंट्रोड्यूस किया गया? पार्लियामेंट में 2004 में। लेकिन ये पास कब किया गया? याद रखिएगा 2005 में। इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये बिहार पर बहुत बार पूछता है। ठीक है, यानी सभी सिटीजन को ये राइट्स दिया गया है, लीगल राइट्स, आप जान सको, गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन ले सको फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिसर्स। ठीक है, आप टैक्स दे रहे हो, आपका पैसा कहाँ यूज़ हो रहा है, ये सभी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी होने चाहिए, है ना। आप अगर ये रोड बना रहे हो तो कितना खर्चा हो रहा है, ये सब चीज़ें, है ना। ओके, अब आते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है। अगर डिफाइन करने बोले तो एक मूवमेंट है, पीपल ने स्टार्ट किया। ठीक है, ओके, ताकि ओपननेस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए गवर्नमेंट वर्क में, है ना। ओके, चलो, इसीलिए आया, कब आया? 2005 में। ठीक है, ओके, इंट्रोड्यूस 2004 में, 5 में ये बेसिकली एक्ट हुआ, है ना। ओके, चलिए, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ओपन एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए गवर्नमेंट, है ना, और लोग को हेल्प मिल सके, इन्फॉर्मेशन मिल सके गवर्नमेंट पॉलिसीज और डिसीजन से, करप्शन को रोका जाए, मिसयूज़ ऑफ पावर को रोका जाए, बेटर और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया जाए, ये सब चीज़ें हैं। और लोग इनकरेज हो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करें, और उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया जाए। तो ये सभी था आज के पार्ट 1 में। इसके बाद अभी और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ मास स्ट्रगल अलग अलग नेबरिंग कंट्रीज़ में किस तरीके से डेमोक्रेसी मिला, 3-4 है, उनके बारे में जानना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल रिपीट होते हैं। एंड उसके बाद में हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जिनको सोल ऑफ डेमोक्रेसी कहा गया है। ठीक है, ओके, आज वही सोल्स हमारे सोल निकालने में बैठे हुए हैं। ठीक है, ठीक, ओके, उनके बारे में जानना है ये सब चैप्टर्स में। तो होपफुली तुम्हें ये वीडियो समझ में आया होगा। कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हो। मैंने अपना कोशिश किया कि आपको चीज़ें सीक्वेंस समझा सके, क्योंकि SCRT इसी तरीके का है ना। ओके, तो कैसा लगा वीडियो? तुम लोग शेयर कमेंट्स नहीं करते हो, गलत बात है, कमेंट कर दिया करो यार। इतना गर्मी में बैठ के वीडियोस बना रहा है कोई आपके लिए, है ना, यूट्यूब पे लिए, तो इतना तो कर ही सकते हो, एक कमेंट तो खट कर ही सकते हो। इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन बैंक परचेज करना, बैच में ज्वाइन होना हो, नोट्स वगैरह लेना हो, इस नंबर मैसेज कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है, मैसेज करना पड़े। ओके, चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। अब अगला पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, फिर बहुत सारा टेस्ट वगैरह आप लोग तो देंगे ही, जो लोग ऐप में हैं, जो लोग नहीं हैं ज्वाइन कर लो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाएगा आपको। थैंक यू सो मच।